तेजी से बजते अलार्म की आवाज पर आयमा की आंख एक झटके से खुली और वह घबराकर उठ बैठी। नींद से जागने के कारण कुछ पल तक उसका दिमाग सुन्न था और सब कुछ उसे धुंधला और खाली खाली लग रहा था। आंखें मसलते हुए उसने गहरी सांस ली और नज़र सामने दीवार पर टंगी घड़ी पर जा टिकी। 11 बज चुके थे। हे भगवान, देर हो गई, कहती हुई वह बिखरे बालों को समेटती उठ खड़ी हुई। कमरा खाली था। उसने साथ वाले बिस्तर पर निगाह डाली। उसकी रूममेट नरमीन यूनिवर्सिटी जा चुकी थी। यूनिवर्सिटी का ख्याल आते ही आयमा के होठों पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई। उसने चोरी छिपे अलमारी की ओर देखा, जहां उसका इकलौता काला बैग रखा था। उस बैग में बस कुछ किताबें थीं, जो उसने घर से भागते वक्त अपने सबसे कीमती सामान के तौर पर उठाई थीं। इन किताबों को चाहकर भी वह फेंक नहीं सकती थी, लेकिन शायद फिलहाल किस्मत ने उनके इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी थी। गहरी सांस लेकर और सिर झटकते हुए वह अलमारी तक गई, जहां उसने रात में ही अपने कपड़े इस्त्री करके टांग दिए थे। घड़ी की सुइयां तेजी से आगे बढ़ रही थीं। उसने जल्दी से कपड़े निकाले और बाथरूम की ओर बढ़ी। आज उसे एक इंटरव्यू के लिए जाना था। वह कई हफ्तों से नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटक रही थी, लेकिन इंटर तक की अधूरी पढ़ाई की वजह से कोई भी स्कूल उसे टीचर के तौर पर रखने को तैयार नहीं था। उसने कई जगह पर्सनल असिस्टेंट, सेक्रेटरी और यहाँ तक कि लाइब्रेरियन तक के लिए आवेदन दिए थे, लेकिन जब किस्मत ही खराब हो तो कहीं से भी अच्छा जवाब नहीं आता। भूख से उसके पेट में मरोड़ उठ रही थी। उसे याद था कि उसने कल दोपहर बस चाय के एक कप के साथ कुछ बिस्किट खाए थे। बैग में रखी रकम तेजी से खत्म हो रही थी और नौकरी मिलने तक उसके पास अगले महीने के हॉस्टल का किराया देने तक के पैसे नहीं बचे थे। यही नौकरी उसके लिए बेहद जरूरी थी। नरमीन द्वारा बताए गए इसी इंटरव्यू के लिए आज उसका चयन होना था। बाथरूम में घुसते हुए उसने मन ही मन खुद से वादा किया, आज चाहे जो हो, ये नौकरी मुझे हासिल करनी है। उसने शॉवर का टैप खोला और अपने उलझे बालों में हाथ फेरते हुए उन्हें सुलझाने लगी। नहाते हुए जब ठंडे पानी की बूंदें उसके जिस्म से टकराईं तो जैसे पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। उसकी निगाह सामने लगे शीशे पर पड़ी, जहां उसका प्रतिबिंब नजर आ रहा था। सुतवां नाक, गुलाबी होंठ और गहरी हरी आंखें, ऐसी आंखें जिन्हें देख कोई भी एक पल के लिए ठहर जाए। उसके लंबे बाल कमर तक आते थे। उसे जीनत आपा याद आईं, जो उसके बालों की बहुत हिफाजत किया करती थीं। जीनत आपा का ख्याल आते ही उसका गला कड़वा हो गया और डर की एक लहर उसके वजूद में दौड़ गई। कुछ डरावनी आवाज़ें उसके जहन में गूंजीं तो उसने घबराकर कानों पर हाथ रख लिए। नहीं, मैं वहां से निकल आई हूं, अब मैं वहां नहीं हूं, मुझे सब भूलना होगा। खुद को समझाते हुए वह अपनी धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी कि उसकी नज़र अचानक बाथरूम के फर्श पर पड़ी और एक पल के लिए उसका जिस्म जैसे जम सा गया। सफ़ेद टाइल्स पर गिरती पानी की बूंदों के बीच उसके पैरों के पास एक छोटा सा काला सांप रेंग रहा था। रंग पीला पड़ गया और अगले ही पल उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई। वह उछलकर दीवार से जा टकराई और उसे लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। उसे लगता था कि उसने अपनी 18 साल की जिंदगी में जो कुछ देखा, उसके बाद अब कुछ भी उसे डरा नहीं सकता। लेकिन वह गलत थी। वह मुश्किल से 10-11 सेंटीमीटर लंबा सांप अब उसे मौत जैसा लग रहा था। हड़बड़ाकर उसने हैंगर से तौलिया खींचा और खुद के चारों तरफ लपेट लिया। बाहर कमरे में कोई नहीं होगा, यह सोचकर वह कांपते हाथों से बाथरूम का दरवाज़ा खोले ही थी कि अगले ही पल किसी मजबूत लोहे जैसे जिस्म से टकरा गई और उसके होश उड़ गए। दरवाजे के ठीक सामने कोई खड़ा था और जैसे ही वह अपने घबराए हुए भीगे जिस्म के साथ बाहर निकली, उस शख्स ने उसे झट अपने दोनों बाजुओं में कस कर जकड़ लिया। आयमा की चीख फिर से निकल गई। उसने घबराकर सिर उठाया और पत्थर बन गई। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, होंठ थोड़े खुले और उनमें से एक नाम बमुश्किल निकला, शाहवेज। हाँ मेरी जान, सरदार शाहवेज अहमद, मैं ही हूँ। मेरा नाम लेने से डरो मत, वह मुस्कुराते हुए कह रहा था, अपनी काली आंखें उस पर गड़ाए हुए। उसके बाल माथे पर बिखरे थे, बाहों की आस्तीनें हमेशा की तरह कोहनियों तक चढ़ी हुई थीं और कंधों पर डाली काली शॉल उसे पहले की तरह ही बेहद दिलकश बना रही थी, इतना कि एक नज़र में पूरी दुनिया को जीत सकता था। इस वक़्त भी उसके खूबसूरत चेहरे पर वही जीत की मुस्कान थी,
जो किसी शिकार को पकड़ने के बाद शिकारी के चेहरे पर झलकती है। आइमा की रूह जैसे थम गई थी और तभी उसे अपने हाल का एहसास हुआ। वह भीगे तौलिए में उसकी मजबूत बाहों में कैद थी। उसने कांपते हुए खुद की तरफ देखा। आइमा का मन किया कि वह शर्म से जमीन में गड़ जाए। तौलिए ने उसका आधा शरीर ही ढक रखा था। गीले बाल कंधों, गर्दन और पीठ से चिपके हुए थे और उसके वजूद में हल्का सा कंपन हो रहा था। शाहवेज अहमद मुस्कुराया। कहाँ था ना तुम मुझसे भागकर ज्यादा दूर नहीं जा सकती, तो फिर ये फालतू कोशिश क्यों की? उसके मुस्कुराते लब अब सख्त हो गए थे। आंखों में गहराई और गंभीरता उतर आई थी। आइमा ने कांपते हाथों से उसे परे धकेलने की कोशिश की, मगर शाहवेज की पकड़ और मजबूत हो गई। आइमा ने आंखें कसकर भींच लीं। वह हार चुकी थी। एक बार फिर वह उसी के शिकंजे में थी। अब शायद उसे अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। अब वह इस जालिम इंसान की कैद में दोबारा नहीं जाएगी। उसने डरते हुए सिर उठाया और अगले ही पल पूरी ताकत से शाहवेज को धक्का दिया। वह 2 कदम पीछे लड़खड़ाया। तौलिया कसकर थामे वह दीवार से जा लगी। उसकी आंखों में खौफ उमड़ आया था। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, उसने बेबसी की आखिरी हद पर पहुंचते हुए कहा। ठंड से कांपते उसके जिस्म की टांगें थरथरा रही थीं। शाहवेज एक बार फिर मुस्कुराया। जाना तो तुम्हें पड़ेगा। तुम जानती हो, तुम मेरी मिल्कियत हो, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में क्या होगा और क्या नहीं, ये फैसला सिर्फ मैं करूंगा। वह 2 कदम आगे बढ़ा और बिल्कुल आइमा के सामने आकर खड़ा हो गया। आइमा ने तौलिए को और कसकर थामा और आंखें उठाकर उसे देखा। उसके होंठ भींचे हुए थे, चेहरे की मुस्कान अब गायब थी, लेकिन निगाहों में अब भी वही सख्ती और तपिश थी जो उसके वजूद पर असर कर रही थी। वह गहरी निगाहों से उसे देख रहा था। अचानक तेजी से उसने आइमा के नंगे कंधे पर हाथ रख दिया। वह कांप उठी। हाथ मत लगाओ मुझे, उसने आंसू रोकते हुए बमुश्किल कहा, मगर शाहवेज ने उसके बच निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। आइमा को अपनी धड़कनें जैसे खत्म होती महसूस हो रही थीं। उसकी भारी सांसों की तपिश को वह अपनी गर्दन और कंधों पर महसूस कर सकती थी। वह उसके हाथों में थामे तौलिए को उसकी पकड़ से छुड़ाने लगा। आइमा को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांस रुकने वाली है। अब कोई राह नहीं बची थी। वह जानती थी, वह सरदार शाहवेज अहमद है, जिसकी पकड़ से वह एक बार तो बच निकली थी, लेकिन अब नहीं। अब अगर कुछ बचेगा तो उसकी लाश, उसका जिंदा वजूद नहीं। दोनों आंखें भींचकर वह फूट फूट कर रोने लगी। इस हॉस्टल में आए उसे 20 दिन हो चुके थे, लेकिन इससे पहले वह कहाँ थी? अगर आइमा उस बीती जिंदगी पर नजर डालती तो सिहर जाती। वह शाहवेज को हमेशा से नहीं जानती थी। उसकी जान पहचान की सूची में तो गिने चुने नाम थे। कॉलेज के कुछ दोस्त जिनसे केवल औपचारिक सी बातचीत होती थी। उसके रूप को देखकर कॉलेज के कई लड़कों ने उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की थी। कई ने चोरी छिपे तोहफे भी दिए, मगर आइमा पत्थर जैसे चेहरे के साथ सब लौटा देती थी। वह जानती थी उसकी जिंदगी एक काला धब्बा है, और अगर किसी ने उसके इस चमकते रूप के पीछे छिपा स्याह सच देख लिया तो लोग खुद ही दूर भाग जाएंगे। कॉलेज का आखिरी दिन जब खत्म हुआ तो वह चुपचाप अपना बैग कंधे पर डालकर बाहर निकल आई थी। सफ़ेद यूनिफॉर्म में, बालों को एक डीली सी पोनी में बांधे, चेहरे पर उदासी की गहराई थी। जहां दूसरे छात्र एक दूसरे से मिलने के वादे कर रहे थे, वह आंखों में आई नमी छिपाते हुए गाड़ी में बैठ गई। कहाँ चलना है बीबी जी? ड्राइवर ने पूछा। आइमा के होंठों पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई। घर चलो, उसने इतना ही कहा, लेकिन ये घर शब्द जिस तकलीफ से उसके मुंह से निकला, वो दर्द वहीं जानती थी। गाड़ी लाहौर की सड़कों पर दौड़ने लगी। न जाने कितनी देर तक आंखें बंद किए वह सिर सीट की टेक से टिकाए रही। उसकी जिंदगी की जो एकमात्र उम्मीद थी, आज वो भी खत्म हो गई थी। उसे याद था, जीनत आपा ने कड़े शब्दों में कहा था, बस 12वीं तक पढ़ना है, 18 साल की हो जाओगी। यही तो औरत की जिंदगी का सबसे सुनहरा वक्त होता है। जीनत आपा की आवाज़ उसके जहन में गूंजी तो उसने बेचैनी से आंखें खोल दीं। वही जीनत आपा जिनकी गहराई से टटोलती निगाहों से वह हमेशा डरी रहती थी। लेकिन अब वह कहाँ बच सकती थी? कॉलेज के वो 5 घंटे ही तो थे जो उसे जीने की वजह देते थे। अब वो भी छिन चुके थे। आइमा की आंखों से 2 आंसू गिरकर उसके सफ़ेद दुपट्टे में जज्ब हो गए।
घर आ गया बीबी जी। ड्राइवर की आवाज़ पर वह धीरे धीरे नीचे उतरी। यह घर शहर के एक पॉश इलाके में था। बड़ा और शानदार बंगला जिसके गैराज में 2 महंगी गाड़ियां खड़ी थीं। हर सुविधा, हर आराम उस घर में मौजूद था। आयमा ने गहरी सांस लेते हुए कार से उतरकर भीतर कदम रखा। उसके कदमों में थकावट साफ झलक रही थी। आ गई मेरी बेटी। इस पढ़ाई ने तो रंग ही उतार दिया है। ऐसा हसीन चेहरा था तुम्हारा, अब देखो हर वक्त बुझा बुझा रहता है। जीनत आपा ने अपनी हीरे की अंगूठी को उंगलियों में घुमाते हुए आयमा का तसलीली से मुआयना किया। आयमा ने बस होंठ भींच लिए। शुक्र है पढ़ाई का बोझ खत्म हुआ। मैं तो तुम्हारे उस मूर्ख कॉलेज से तंग आ चुकी थी, लेकिन अब तुम्हारी वो शर्त भी खत्म हो गई। तुमने कहा था ना कि 12वीं तक पढ़ने की इजाज़त दो, उसके बाद जो मैं चाहूंगी वही करोगी। जीनत आपा की मीठी आवाज़ के अंत में सख्ती उतर आई थी। आइमा ने सिर उठाकर देखा। 55 साल की उस औरत के चेहरे पर लालच, धमकी और कठोरता सब कुछ एक साथ मौजूद था। उसने मजबूरी से सिर झुका लिया। मगरमच्छ के साथ तालाब में रहकर दुश्मनी नहीं निभाई जा सकती। उसे मालूम था अब उसकी जिंदगी वही होगी जो जीनत आपा चाहेंगी। धीमे धीमे सिर हिलाती वह अपना बैग उठाकर अपने कमरे तक चली गई। बगल के कमरे से रेशम की आवाज़ आ रही थी। वह अभी अभी सोकर उठी थी और किसी से फ़ोन पर बात करते हुए खिलखिला रही थी। आज रात का कोई वादा कर रही थी। आयमा ने खुद को संभालते हुए कहा, इस घर को घर कहना भी एक गाली है। और यह घर था भी कहाँ? यह तो एक सौदेबाजी की जगह थी, जहाँ नाजुक जिस्मों का व्यापार होता था, जहाँ इज्जत के सौदे होते थे। मगर उसकी बदकिस्मती यह थी कि वह खुद उसी भयावह जगह से जुड़ी थी। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़र अनमोल बेगम पर पड़ी, जो किचन से निकल रही थीं। डाई किए हुए बाल, महंगी साड़ी, चेहरे पर बनावटी मुस्कान। आयमा के वजूद में एक नफ़रत की लहर दौड़ गई। बस यही सुख सुविधाएं, यही लालच, जिसने आपको भी और मुझे भी डुबो दिया। वह सोचते हुए तेज़ी से कमरे में दाखिल हुई और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। उसे मालूम था अनमोल बेगम उसके पीछे पीछे ज़रूर आएंगी, और हुआ भी यही। थोड़ी ही देर में वह उसके सामने खड़ी थीं। मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने? मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और है ही कौन? उनकी भीगी आवाज़ पर आयमा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में कड़वाहट तैर रही थी। ऐसा मत कहिए कि आपकी जिंदगी में मेरे सिवा कोई नहीं है। आपकी बहन है ना, जीनत आपा, जानी पहचानी कारोबारी औरत। उन्हीं के कहने पर आपने अपना बसा बसाया घर छोड़ा था और फिर उसी गंदगी में लौट आईं। अब आपकी वजह से वही गंदगी मेरे वजूद को भी छूने जा रही है, और मैं चाहकर भी खुद को बचा नहीं पा रही। वह दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। अनमोल बेगम ने बेबसी से उसे देखा। वो सब मेरी मजबूरी थी। माँ की रोबोटिक आवाज़ पर आयमा ने आंसू भरी निगाहों से उन्हें देखा। कैसी मजबूरी? एक इज्जतदार आदमी का घर छोड़ने के लिए आपको किस चीज़ ने मजबूर किया? फिर से उसी नाच गाने और गंदगी से भरे माहौल में लौटने के लिए आपका दिल कैसे मान गया माँ? वह अचानक ही चिल्ला उठी। अनमोल बेगम ने अपनी इस परी जैसी बेटी की ओर देखा और शर्म से सिर झुका लिया। अपनी सुख सुविधा के लिए उन्होंने वर्षों पहले आयमा की इज्जत को दांव पर लगा दिया था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अब की बार जीनत आपा अंदर दाखिल हुईं। बस भी कर लो, जब भी तुम दोनों आमने सामने होती हो तो झगड़ा ही करते हो। आयमा, अगर तुम्हें आराम करना है तो कर लो। शाम को मेरे बहुत खास मेहमान आने वाले हैं। उनके सामने जाने के लिए तुम्हें पूरी तरह तैयार रहना है। पढ़ाई के बहाने अब खत्म हो गए, अब काम पर ध्यान दो। मैं नहीं चाहती कि हमारा यह क्लाइंट नाराज़ होकर चला जाए, इसलिए अच्छे से तैयार होना और वहां जाकर कोई बेवकूफ़ी मत करना, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। आयमा का दिल जोर से धड़क उठा। उसने बेबसी से अपनी माँ की ओर देखा, जो अपने ढाई किए हुए बालों में उंगलियां चलाते हुए चुपचाप कमरे से बाहर निकल गईं। उन्हें इस काम में कोई बुराई नहीं लगती थी, और यह सब कुछ उनकी मर्जी से ही हो रहा था। जीनत आपा अब अलमारी से कपड़े निकाल रही थीं। आयमा पत्थर की मूर्ति सी बस बैठी रही। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। यह जोड़ा सबसे बेहतर है, काले रंग में तो तुम वैसे भी कमाल लगती हो। जीनत आपा ने मुस्कुराते हुए कपड़ा बेड पर रखा और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर कमरे से बाहर चली गईं। आयमा वहीं सन्न बैठी रही। आने वाले लम्हों की कल्पना मात्र से उसकी रूह कांप रही थी।
वक्त गुजरता रहा, कई घंटे यूं ही निकल गए और फिर एक बार जीनत आपा कमरे में दाखिल हुईं। अरे, अब तक यूं ही बैठी हो? मैंने कहा था ना, वो लोग शाम 7 बजे तक आ जाएंगे। चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं रेशम को भेज रही हूँ, उसे सब आता है, वो तुम्हें अच्छे से तैयार कर देगी। लेकिन ध्यान रखना, मेहमानों के सामने अपना मूड ठीक रखना। वे सख्ती से कहकर बाहर निकल गईं। कुछ ही देर में रेशम कमरे में दाखिल हुई। चलो, जल्दी से कपड़े बदल कर आओ, मेरा क्लाइंट भी आने वाला है, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। रेशम ने स्टाइल में कहा तो आयमा सिसकियां दबाते हुए उठ खड़ी हुई। विरोध करने का कोई फायदा नहीं था, वह जानती थी यहाँ सबको यही करना पड़ता है। उसकी मोहलत अब खत्म हो चुकी थी और अब बारी उसकी थी। काले रंग का खूबसूरत फ्रॉक उठाकर वह बाथरूम की ओर बढ़ गई। जब आयमा कपड़े बदलकर बाहर निकली तो उसके लंबे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। रेशम के हाथों में गजब की सफाई थी। उसने आयमा के बालों को खूबसूरत हेयर स्टाइल में सजा दिया था। चेहरे पर नफासत से किया गया मेकअप आयमा को आईने में अपना अक्स देखने पर मजबूर कर रहा था। आज तो तेरा क्लाइंट तुझ पर दिल खोलकर पैसा लुटाएगा, तू इतनी हसीन लग रही है, रेशम ने हंसते हुए कहा और मेज पर रखे फूलों के गजरे उसके हाथों में पहना दिए। आयमा की आंखों में आंसू तैरने लगे, लेकिन जीनत आपा की सख्त हिदायतें उसे याद थीं। अब कोई तमाशा अफोर्ड नहीं किया जा सकता था। तभी जीनत आपा ने कमरे में दाखिल होकर कहा, चलो जल्दी आओ, मुनीर साहब आ चुके हैं और इस वक्त लॉन्स में बैठे हैं, उनके लिए जूस लेकर जाओ। उनके चेहरे पर संतोष की झलक थी। आयमा ने चुपचाप मेज से जूस की ट्रे उठाई। वह सिर पर दुपट्टा लेना चाहती थी, लेकिन जीनत आपा ने उसे मना कर दिया। भारी कदमों से वह बाहर निकली। लॉन्स से बातों और कहकहों की आवाज़ें आ रही थीं। वहीं जाना पहचाना माहौल था। सामने सोफे पर एक नौजवान शख्स बैठा था। काली शलवार कुर्ता पहने, हाथ में सिगरेट थामे वो किसी से बात कर रहा था। उसके साथ एक और आदमी बैठा था जिसकी पीठ आयमा की तरफ थी। उसके सिर के काले घने बाल नजर आ रहे थे और कंधों पर एक काली शॉल पड़ी थी। कपड़े भूरे रंग के थे और वो शांत बैठा था। जीनत आपा पीछे से बोलीं, ये हैं मुनीर साहब, आओ आयमा, आगे आकर सलाम करो। आयमा के लब्बों पर हल्की कड़वी मुस्कान उभरी, लेकिन उसने सलाम नहीं किया। तभी भूरी पोशाक वाला मर्द गहरी आवाज में बोला, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। आयमा चौंक गई। वो आदमी उठ खड़ा हुआ, बेहद वजाहत लिए, गहरी स्याह आंखों और सख्त चेहरे के साथ। अरे, आप बैठे ना, आप तो मुनीर साहब के दोस्त हैं, हमारे खास मेहमान। आयमा, जूस दो इन्हें, जीनत आपा ने कहा और आयमा को कोहनी मारी, लेकिन उसके पांव जैसे जम चुके थे। वो यूं ही जमीन की तरफ देखती रही। जीनत आपा को गड़बड़ का एहसास हुआ और उन्होंने सफाई दी, माफ़ कीजिएगा, ये बच्ची पहली बार किसी मर्द से मिल रही है, इसीलिए थोड़ी घबराई हुई है। उन्होंने आयमा का बाजू पकड़कर जबरन उसे सोफे पर बिठाया और खुद कमरे से बाहर निकल गईं। आयमा की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसे दोनों मर्दों की नज़रें अपने ऊपर महसूस हो रही थीं। तभी भूरे कपड़े वाला आदमी उठा और बोला, मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। तुमने कहा था तुम्हें कोई ज़रूरी काम है, मुझे इस तरह के सौदे पसंद नहीं। मुनीर ने हड़बड़ाकर कहा, सरदार, रुकिए, मुझे लगा आपको कम उम्र की लड़कियां पसंद हैं, इसलिए आपको यहाँ लाया। क्या आपको लड़की पसंद नहीं आई? उसकी बात पर उस व्यक्ति, सरदार शाहवेज अहमद, का माथा तन गया। उसने कड़वी निगाह उस लड़की पर डाली जो बुत बनी बैठी थी, सचमुच बेइंतहा खूबसूरत। स्याह लिबास में दूध सी रंगत और खामोश आंखें, उसमें किसी पेशेवर की झलक नहीं थी। मुनीर बेचैन होकर बोला, एक बार कोशिश तो कीजिए, ये लड़की अभी छुई तक नहीं गई है। शाहवेज ने बमुश्किल अपना गुस्सा रोका और एक तीखी नज़र डालता हुआ तेजी से आयमा के पास से गुजरा। तभी अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। आयमा समेत दोनों रुक गए। आयमा घबराकर खड़ी हुई। जूस की ट्रे अभी भी उसकी गोद में थी, जो उठते ही जमीन पर गिर गई। कांच छटककर दूर दूर तक बिखर गया, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसकी सारी चेतना कमरे के अंदर जा चुकी थी, जहां से जीनत आपा की चीखें आ रही थीं। वो लगातार अनमोल बेगम का नाम ले रही थीं। आयमा का दिल बैठ गया और वो बिना कुछ सोचे जमीन पर बिखरे कांच की परवाह किए बिना अंदर की ओर दौड़ पड़ी। इन औरतों के ड्रामे कभी खत्म नहीं होते, मुनीर की बेजारी भरी आवाज गूंजी। लेकिन शाहवेज गहरी निगाहों से उस स्याह फ्रॉक में लिपटी लड़की को जाते देखता रहा। वो भी 2 कदम बढ़ाकर लॉन्स के दरवाजे तक आया और वहां से जो मंजर दिखा
वो डरावना था। वह लंबी मॉडर्न सी औरत जमीन पर गिरी पड़ी थी, चेहरा नीला पड़ चुका था, आंखें खुली थीं और एक हाथ से वह अपने दिल को थामे हुए थी। शाहवेज की तीक्ष्ण और अनुभवी नज़रें उस महिला की हालत देखकर भांप गईं कि उसे दिल का दौरा पड़ा था, इतना तेज कि कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं पास बैठी थोड़ी मोटी महिला, जिसको मुनीर जे जीनत आपा कहता था, वह आग बबूला होकर रो रही थी। कई नौजवान लड़कियां कमरे से दौड़ती निकल आईं और उसके पास खड़ी हो गईं। सबके चेहरे पर आंसू और गहरी सहानुभूति थी। केवल एक लड़की थी जो सन्न मन से जमीन पर पड़ी अपनी माँ की लाश को देख रही थी। आइमा। जीनत आपा का बंजा शब्द उसके होठों से निकला। उसकी माँ जमीन पर पड़ी थी। शाहवेज के दिल पर कुछ भारी गिर गया। वह अक्सर ऐसी महिलाओं को कठोर समझता था, जिनकी न कोई इज्जत होती थी न दिल होता था, पर आज उसने उन्हें सभी को रोते देखा था। वह उस बच्ची की ओर देखते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाता गया, जो बुरी तरह चुपचाप अपनी माँ की लाश के पास आगे बढ़ रही थी। आइमा के हाव भाव में एक तरह की बेहतरीन साफगोई थी। ठंडे हाथों से उसने नीचे जाकर अपनी माँ का चेहरा छुआ। वह ठंडा था। उस पल उसकी आत्मा में किसी कंपन की लहर दौड़ गई। धरती ठंडी, आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी माँ के खुले आंखों को शांति से बंद किया। दिल का बांध टूट गया और वह जोरों से रो पड़ी। माँ की लाश से चिपक कर ऐसे कि आसपास खड़ी सभी औरतों को रोकना पड़ा। उसकी माँ, चाहे कैसी भी थी, वह उसकी माँ ही थी और इस जहरीले संसार में यही उसका एकमात्र सहारा थी। आइमा जानती थी कि माँ के इसी संसार से जाने के बाद यहाँ का हर व्यक्ति उसका भेखरा बन जाएगा। आज उसका जीवन सबसे भीषण दिन बन चुका था। वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर रो रही थी। दरवाजे पर खड़े शाहवेज ने पल भर के लिए अपनी नज़रें झुका लीं, पर भीतर उसके भीतर तूफान उठ रहा था। उसे वह चेहरा कहीं और भी पहचान लगा था, जैसे किसी हवेली की उन बिल्डिंगों में जिसे उसने देखा हो, और उस महिला का नाम अनमोल। उसे हवेली में कभी कभी अलापते हुए सुना गया था। उसे एहसास हुआ कि यह मामला सामान्य नहीं है। सरदार, हमें यहीं से निकल जाना चाहिए। मौके पर खड़े मुनीर ने सावधानी भरी आवाज में कहा। शाहवेज ने जोर से नाक भौंड़ा और अपनी आंखों से कठोर निगाहें पर्सनल चेहरे पर डाली। फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, ठीक है। और वह तेजी से उसी घर की दहलीज पार करता हुआ बाहर निकल गया, अपनी काली वीजों में बैठकर। उस लॉबी में जमीन पर पड़ी उस महिला और आइमा को उसकी गांती हुई दास्तां अभी भी आंखों के सामने घूम रही थीं। शहर से हवेली तक का सफ़र उसे खुद नहीं पता था कि कैसे तय हुआ। हवेली के द्वार पर जो भी हाल था, उसका सिर दर्द से फट रहा था। वह गाड़ी की रफ्तार धीमी रखते हुए खड़ी हो गया था। उसने हाथों की मुट्ठियों से स्टीयरिंग व्हील को कस कर पकड़ लिया। कार में सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ लंबी सांसों के बाद उसने खुद को संभाला, बाहरी हैंडल खोला और बाहर निकल गया। उसके कदम तेज थे और उसका रुख नईमा बेगम के कमरे की ओर था। वह जानता था, उसी वक़्त वे मगरिब की नमाज पढ़ रही होंगी और तस्बीह हाथों में लिए बैठी होंगी। जब वह कमरे की दहलीज से भीतर कदम रखा तो सौम्य मुस्कान फैल गई। क्या बात है, इतने थके क्यों लग रहे हो? नईमा बेगम ने प्यार से कहा और बेटे के सिर पर हाथ फेर दिया। पर वह गहरे सोच में खोया हुआ था। उसने धीरे से कहा, अम्मा, मैंने अब तक किसी से नहीं पूछा। हमारे सारे पारिवारिक एल्बम और फोटो में एक औरत की तस्वीर बहुत स्पष्ट दिखती है। आप सब लोग उसे अनमोल कहते हैं। मामा जी ने उस औरत से शादी की थी और उसे हवेली लाए थे। पर फिर वो औरत आखिर कहाँ गई? हमने कभी उसके बारे में कुछ नहीं सुना। जब भी उसका नाम आता है तो हवेली में गूंगापन छा जाता है। पापा भी, आप भी चुप हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? वो औरत कौन थी और कहाँ गई? शाहवेज की आंखों में सवाल थे। नईमा बेगम का चेहरा झुक गया और उसके चेहरे पर उदासी की ढेरों लकीरें दिखीं। शाहवेज ने उसकी प्रतिक्रियाओं को परखा, गहरी सांस ली और बड़ी रूखी वाक़ियत में कहा, हमने उस किस्से को हमेशा के लिए दफन कर दिया। लेकिन तुम आज क्यों पूछ रहे हो ये सब? उसने आंखों से माँ को ताकतवर इशारा करते हुए देखा और जान लिया कि अब जब तक वो जवाब नहीं मिलेगी, वह नहीं जाएगा। यहाँ तुम्हारी चाची का नाम अनमोल था। वो पुरानी तस्वीरें जो तुमने देखी हैं, उनमें वो हमेशा तुम्हारे चाचा के बराबर खड़ी मुस्कुराती हुई और खुश नजर आएगी। तुम्हारे चाचा उसे उस जगह से लाए थे जहाँ की औरतें सारी उम्र इज्जत के लिए तरसती हैं,
तुम्हारे चाचा की रंगीन तबीयत के कारण तुम्हारे पिताजी अक्सर उनसे नाराज रहते थे। उन्हें पता था कि इसरार अहमद कोई न कोई मुसीबत ज़रूर अपने गले डाल लेगा, और उसने वैसा ही किया। एक रात जब वो आधी रात को घर लौटा तो उसके साथ अनमोल बेगम भी थीं। तुम्हारे चाचा इसरार अहमद ने उससे निकाह कर लिया था। एक ऐसी औरत जिसे समाज में कोई इज्जत नहीं थी। तुम्हारे चाचा उसे अपनी बीवी बनाकर हवेली ले आए थे। हवेली में कोहराम मच गया। तुम्हारे दादा बाबा सब लोग बहुत गुस्से में थे। सब चाहते थे कि तुम्हारे चाचा अनमोल बेगम को घर से निकाल दें, मगर तुम्हारे चाचा मोहब्बत के मामले में अडिग थे। उन्होंने अपनी मोहब्बत निभाई और अनमोल बेगम के खिलाफ सबसे लड़ाई मोल ले ली। धीरे धीरे हवेली के लोगों ने यह मान लिया कि अगर उन्हें इसरार अहमद को अपने साथ रखना है तो अनमोल बेगम को भी स्वीकारना होगा। जब यह बात स्वीकार हो गई तो सब ने अनमोल बेगम को वो हक और इज्जत देना शुरू कर दी जो एक बहू का हक होता है। अनमोल बेगम को हर वो खुशी दी गई जिसकी कोई भी औरत तमन्ना कर सकती है। तुम्हारे चाचा ने सच में दुनिया की हर ऐशो आराम लाकर अनमोल के कदमों में रख दी थी, और वो खुश भी थी। मगर न जाने उसे क्या हो गया। पहले पहल वो इसरार के आने पर खुश होती थी, लेकिन बाद में हवेली के रिवाज और उसूल उसे बुरे लगने लगे। उसे सिर पर दुपट्टा लेना अच्छा नहीं लगता था। उसे रातों को देर तक बाहर घूमना पसंद था। मगर तुम्हारे चाचा उसूलों के पाबंद थे। उन्होंने खुद उस मोहल्ले में जाना छोड़ दिया। सारी बुरी आदतें छोड़ दी थीं। अब वो एक परिवार बनाकर जिंदगी जीना चाहते थे। मगर अनमोल, जहां से वो आई थी वहां तो रातों में ही रोशनी होती थी। अनमोल को यह जीवन शैली समझ नहीं आई। हवेली और हवेली के लोग उसे चुभने लगे। वो इज्जत, वो मोहब्बत जो हवेली के हर शख्स ने उसे दी, वो अनमोल को रास नहीं आई, बल्कि उसे अपने वहीं पुराने दिन और रात खींचने लगे जहां वो आज़ादी से सांस लेती थी, जहां उसके रिश्तेदार थे। इसरार को उसकी बदलती हुई तबीयत का एहसास हो गया था। इसरार ने उसे बहुत समझाया, मगर उनके झगड़े इतने बढ़ गए कि तुम्हारे दादा जान उनकी लड़ाई झगड़ों को देखकर बीमार हो गए और इस दुनिया से चले गए। फिर तुम्हारी दादी जान भी चल बसीं, मगर अनमोल को तो जैसे दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती थी। इसरार उसकी ख्वाहिशें पूरी करते करते थक चुका था। शायद वो उसे छोड़ भी देता अगर उसे ये पता न चलता कि अनमोल माँ बनने वाली है। इसरार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने एक बार फिर अपनी मोहब्बत अनमोल पर लुटाना शुरू कर दी। वो 9 महीने अनमोल ने जैसे किसी सूली पर लटकते हुए गुजारे। वो हवेली में किसी से बात नहीं करती थी। उसे ये हवेली और इसके दरो दीवार एक कैद खाना लगते थे। और फिर वो दिन आया जब उसने एक नन्ही सी परी को जन्म दिया। उसकी बहन जीनत उससे मिलने आई। इसरार ने यह सोचकर दोनों बहनों को मिलने से मना नहीं किया कि शायद अनमोल अपने घरवालों से यहीं मिलकर अपने दिल की बात निकाल देगी और वापस जाने की उसकी चाहत खत्म हो जाएगी। इसरार नहीं चाहता था कि वो फिर से उस मोहल्ले में जाकर अपने रिश्तेदारों से मिले। मगर अनमोल न जाने क्या सोचकर बैठी थी। अस्पताल से इसरार किसी ज़रूरी काम से घर लौटा, और जब वापस अस्पताल गया तो वहां अनमोल और बच्ची दोनों का कोई नामो निशान भी नहीं था। पूरे अस्पताल में ढूंढा, मगर कहीं भी न अनमोल थी, न उसकी 2 दिन की बच्ची। इसरार सदमे से पागल होने वाला था। उसने दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़ा जहां उसने अनमोल को ढूंढा न हो, मगर न जाने अनमोल को ज़मीन निगल गई या आसमान। इसरार के होशो हवास जवाब देने लगे। बीवी की जुदाई और उसका धोखा इतना शर्मनाक था कि उसने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। उसने एक बदनाम मोहल्ले की औरत को इज्जत दी, मोहब्बत दी, उसे जिंदगी की हर आराम की चीज़ दी, लेकिन वो सब चीज़ें उसके मुंह पर मारकर फिर उन्हीं लोगों के बीच चली गईं। ये ताना इसरार को जिंदा ही खत्म कर गया। यही वजह है कि इतने बरस गुजर जाने के बाद भी जब कोई अनमोल का नाम लेता है तो इस हवेली के दर ओ दीवार तक कांप उठते हैं। उस औरत ने इस हवेली को बहुत दर्द दिए हैं। अम्मा जान की आवाज़ आंसुओं में डूबी हुई थी। शाहवेज यूं ही होंठ भींचे माँ को देखता रहा। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने अचानक सिर उठाकर पूछा। और वो, जो जब्त की इंतहाओं पर था, एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। कुछ नहीं अम्मा जान। नफ़ी में सिर हिलाते हुए वो तेजी से माँ के कमरे से बाहर निकल आया था। उसके अंदर ज्वार भाटे उठ रहे थे।
इस हवेली के लोग अनमोल बेगम से नफरत करते थे, लेकिन अब उस नफरत का कोई फायदा नहीं था। वो जानता था कि वो औरत आज इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन उसके सिरहाने बैठी वो काली पोशाक पहने लड़की, जिसकी आंखें आंसुओं से भीगी थीं, वो उसकी बेटी थी। शावेज के दिलो दिमाग में तूफान उठने लगा। माफ करना बेटा, इस लड़की की आज मर्दों से पहली मुलाकात है। जीनत आपा की आवाज उसके कानों में गूंजी तो एक झटके से उसने अपनी आंखें खोलीं। वो पाकीज़ा थी। उसे याद आया कि मुनीर ने कैसे आंख मारकर उसे बताया था कि वो एक अनछुई लड़की है और ऐसा माल तो नसीब वालों को ही मिलता है। उसे मुनीर की गंदी हंसी याद आई और एक झटके से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। उसे अपने अंदर आग जलती महसूस हो रही थी। वो उसकी कजिन थी। हवेली का खून, हवेली की इज्जत, और वो कहाँ थी जहां मुनीर जैसे अय्याश व्यापारी उसे देखकर घटिया कमेंट्स कर रहे थे। शावेज ने गुस्से से आंखें बंद कीं। उसका जी चाहता था कि इसी वक्त जाकर आयमा का हाथ पकड़े और उसे वहां से बाहर निकाल लाए, मगर वो जानता था कि आज उसकी माँ का इंतकाल हुआ है। वो इस वक्त ऐसा नहीं कर सकता। आयमा पूरी तरह से टूटी हुई थी। शावेज के अंदर बेचैनियां भरने लगीं। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है। वो लड़की जिसे उसने आज पहली बार देखा था, उसकी इज्जत और सलामती की इतनी फिक्र उसे क्यों हो रही थी? इन सवालों के जवाब में उसके अंदर गहरी खामोशी थी। सिर्फ एक दिल था जो किसी और ही सुर में धड़क रहा था। आंखों के सामने बार बार वो उदास लड़की आ रही थी जो अपनी माँ की लाश के सिरहाने बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। वो सिर्फ एक ही दिन खुद को रोक पाया। अगली रात तक उसका सब्र जवाब दे चुका था। कार की चाबी उठाकर वो घर से बाहर निकल आया। उसके सफ़ेद शलवार कमीज पर सिलवटें थीं, मगर अब और इंतज़ार मुमकिन नहीं था। बाहर आसमान गुलाबी हो रहा था। शाम रात में ढलने वाली थी जब वो तूफान की तरह उस घर के सामने जा पहुंचा। उसकी उम्मीद के मुताबिक घर की रौनकें वापस लौट आई थीं। उसके होठों पर एक जहरीली मुस्कान फैल गई। अपनी ऐशो आराम की खातिर अपनी ही बहन को उसके बसे बसाए घर से निकालने वाली औरत ने उसकी मौत के बाद एक दिन भी सब्र नहीं किया था। माथे पर बल डाले, अपने गुस्से को मुश्किल से काबू में रखकर जब वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा तो सामने लॉन्स में दो मर्द बैठे थे, महंगे कपड़ों में, और उनके साथ जीनत आपा भी थीं। उनके चेहरे पर कल की कोई मातमगीन झलक नहीं थी। वो चमचमाती साड़ी और मेकअप से लिपा चेहरा लिए हमेशा की तरह किसी डील में लगी थीं। हमें ज्यादा बातें नहीं करनी, ये लो अपने पैसे, लड़की किधर है? उनमें से एक आदमी उठ खड़ा हुआ। जीनत आपा ने लपक कर पैसों की मोटी गड्डी उठा ली। ये पैसे कम हैं, लड़की को आज से पहले किसी ने नहीं छुआ, रकम बढ़ाओ। जीनत आपा के लहजे में लालच उतर आया था। शावेज का खून खौल उठा। उसे समझ आ गया था कि बात आयमा के बारे में हो रही है। एक पल की भी देर किए बिना वो सीधा जीनत आपा के सर पर जा खड़ा हुआ। वो जो पैसे गिनने में मशगूल थीं, एकदम से सिर उठाकर उसे देखने लगीं। उसके रौबदार और खूबसूरत हुलिये को देखकर जीनत आपा की आंखों में एक पल को डर उभरा। इस लड़की के लिए हमारी डील हो चुकी है, तो फिर दूसरों को पैसे देने की क्या जरूरत है? जेब से चेकबुक निकालकर जीनत आपा के सामने पटकते हुए उसने सीधा उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा। जीनत आपा के चेहरे पर चमक आ गई। सामने खड़े दोनों मर्द गुस्से से तिलमिला उठे, मगर शावेज के मजबूत और गट्ठे हुए शरीर को देखकर उनमें लड़ाई की हिम्मत नहीं हुई। चुपचाप अपने पैसे उठाकर वे बाहर निकल गए। जीनत आपा मुस्कुराते हुए उठीं। हाँ, क्यों नहीं, उस पर मेरी मर्जी की रकम लिख दो और साइन कर दो तो आयमा तुम्हारी। मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? वो मुस्कराते हुए बोलीं। एक नफरत भरी नज़र उसके पूरे वजूद पर डालते हुए शावेज ने नीचे झुककर एक बड़ी रकम लिखी, साइन किया और चेक उसके सामने टेबल पर रख दिया। फिर इशारे से आयमा के कमरे का पता पूछा। जवाब में जीनत आपा ने उसे रास्ता दिखा दिया। वो लंबी लंबी चाल चलता हुआ सीधे उसके कमरे के सामने आ खड़ा हुआ। गहरी सांस लेते हुए उसने लॉकर घुमाया। अंदर हल्की रोशनी थी। सिसकियों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। शावेज ने नज़र उठाकर देखा, पूरी तैयारी की गई थी। पूरा कमरा गुलाब और मोगरे के फूलों से महक रहा था। वो सामने ही बैठी थी, लाल रंग की नाजुक साड़ी में, सिर से पांव तक सजाई गई थी जैसे किसी सौदे का सामान। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता उसके ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। वो खिड़की के सामने खड़ी थी।
शावेज को उसे रोता देखकर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आज वो पहले से भी ज्यादा हसीन लग रही थी। शावेज को सामने खड़ा देखकर उसने नफरत से भरी नज़र उसकी तरफ डाली। जितने जालिम मेरी खाला हैं, उससे कहीं ज्यादा जालिम तुम मर्द हो। मेरी माँ को मरे आज दूसरा दिन है, कम से कम उसका तीसरा दिन। स्वयं तो होने देते, मगर तुम लोगों की हवस की कोई हद नहीं। उसके होठों से नफरत में डूबे शब्द निकले। शावेज अपनी जगह स्थिर रह गया। कर लेना स्वयं, लेकिन इस गंदगी में बैठकर नहीं, उस जगह जहां से तुम्हारा असली ताल्लुक है। चलो मेरे साथ। सख्त लहजे में कहते हुए उसने आयमा का हाथ पकड़ लिया। वो एक पल को सन्न रह गई, मगर शावेज उसकी नज़रों और एहसासों की परवाह किए बिना उसे हाथ से खींचते हुए बाहर ले आया। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कौन हो तुम? वो एकदम घबरा कर चिल्लाई। शावेज ने उसके हाथ की ठंडक को महसूस किया। वहीं ले जा रहा हूं जहां से तुम्हारी माँ सालों पहले तुम्हें निकाल कर लाई थी। लेकिन याद रखो, मैं सरदार शावेज अहमद हूं। इज्जत और मेरी हवेली की कोई लड़की ऐसे गंदे माहौल में नहीं रह सकती। पलटकर दो टूक अंदाज में कहते हुए शावेज की आवाज में बर्फ सी ठंडक और आग सी तासीर थी। आयमा के नाजुक चेहरे पर जर्दी छा गई। हवेली, ये लफ्ज़ उसने अपनी माँ से कई बार सुना था। वही हवेली जहाँ के लोग उसकी माँ के खून के प्यासे थे, और शायद अब उसके भी। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर सामने वाला फौलादी ताकत रखने वाला शख्स था। वो उसे घसीटता हुआ बाहर ले गया, जहां जीनत आपा उन्हें देखकर हड़बड़ाकर खड़ी हो गईं। एक लफ्ज़ भी बोले बिना वापस बैठ जाओ, वरना तुम्हें पाताल में भी जिंदा रहने के लायक नहीं छोड़ूंगा। अनमोल चाची को तो तुम बहला फुसलाकर वापस ले आईं, लेकिन आज के बाद अगर आयमा की तरफ देखा भी तो तुम्हारे इस पूरे घर को आग लगवा दूंगा, समझी? उंगली उठाकर जीनत की आंखों में आंखें डालते हुए उसने बेहद स्पष्ट लहजे में कहा। जीनत आपा सन्न रह गईं। उनके चेहरे पर पछतावे की नमी साफ झलक रही थी। उनके अंदाज से ही शावेज पहचान गया था कि वो समझ चुकी हैं कि उसके सामने खड़ा शख्स वही सरदार शावेज अहमद है, उसी हवेली का वारिस जहां से उन्होंने चालाकी से अपनी बहन को एक बार निकाला था। हाथ मलती हुई वो आयमा को उसके साथ जाते देखती रह गईं, और आयमा, वो तो किसी बेजान मूर्ति की तरह उसके साथ घसीटती चली जा रही थी। जब उसने हवेली के सामने गाड़ी रोकी, आयमा सिसक पड़ी। मुझे जाने दो, मेरा हवेली से कोई ताल्लुक नहीं, मेरी माँ मर चुकी है, तुम लोगों का मुझ पर कोई हक नहीं, वो जोर से चिल्लाई। जवाब में शावेज ने एक तीखी नज़र उस पर डाली। मैं यहाँ तुम्हारी बातें सुनने नहीं आया, चलो अंदर। कहते हुए उसने आयमा को बाजू से पकड़कर गाड़ी से नीचे उतारा और हवेली की ओर घसीटता ले गया। हवेली के सारे नौकरों ने हैरानी से देखा कि सरदार शावेज अहमद किसी लड़की को खींचते हुए अंदर ला रहे हैं। लॉन्स में बैठी नाइमा बेगम की आंखें हैरानी से फैल गईं। ये लड़की कौन है? उन्होंने पूछा। उनकी नज़रें आयमा के जिस्म पर टिक गईं, जो महीन साड़ी में अपने वजूद को ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट और आंखों में आंसू थे। ये अनमोल चाची की बेटी है, वही जिसे वो यहाँ से चुराकर ले गई थीं। लेकिन अब मैं इसे वापस ले आया हूँ। इसे कमरे में ले जाओ, आधे घंटे में मेरा और इसका निकाह है। हवेली की इज्जत हवेली में ही रहनी चाहिए, कहीं बाहर नहीं। हर लफ्ज़ को चबाकर कहते हुए उसने आयमा पर एक पत्थर जैसी नज़र डाली। आयमा ने एक झटके से सिर उठाया। निकाह? वो घबराकर दो कदम पीछे हटी, और वही हाल नाइमा बेगम का भी था, जैसे उनके सिर पर कोई बम फूट गया हो। उसी बदचलन औरत की बेटी को लेकर आए हो निकाह के लिए? जैसी उसकी माँ थी वैसी ही ये भी निकलेगी। ये नहीं हो सकता। उनकी आवाज़ में नफ़रत छलक रही थी। आयमा ने सिर उठाकर उनकी तरफ देखा। अगर इज्जत से जीने का कोई ख्याल उसके मन में आया भी था तो इस जुमले ने उसे तोड़ दिया। मगर शावेज ने जैसे माँ की बात सुनी ही नहीं थी। उसने आयमा को बाजू से पकड़कर अंदर की ओर ले जाया और एक कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए उसे लगभग धक्का दे दिया। यहाँ से बाहर निकलने का सोचना भी मत। उसकी अविश्वास भरी आंखों में झांकते हुए उसने उंगली उठाकर कहा और दरवाज़ा बंद करके पलट गया। पता नहीं क्यों, मगर वो किसी अनजाने डर में था। उसे लग रहा था कि अगर उसने अब छोड़ा तो वो उसे खो देगा। और आधे घंटे बाद नाइमा बेगम की नाराज़गी के बावजूद वो उससे निकाह कर चुका था। आयमा का हाथ निकाहनामे पर दस्तखत करते वक्त कांप रहा था। वो दुल्हन तो बन गई थी, मगर उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि आज उसका निकाह भी हो जाएगा।
दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उसे पता था कि शावेज अहमद उसके साथ क्या सलूक करने वाला है। वो उससे उसकी माँ के घर से भागने का बदला ज़रूर लेगा। आयमा को पूरा यकीन था कि शावेज उसे सिर्फ नफ़रत देने के लिए ही यहाँ लाया है। उसकी आंखें आंसुओं से भीग गईं, मगर अगले ही पल एक ख्याल बिजली की तरह उसके जहन में कौंधा। वो उस दलदल से तो निकल ही आई थी, अब कोई उसे पकड़ने नहीं आने वाला। अगर वो इस हवेली से भी भाग जाए तो वो पूरी तरह आज़ाद हो जाएगी। उसे अब अपनी जिंदगी खुद जीनी थी, किसी का कोई एहसान नहीं चाहिए था, खासकर शावेज अहमद का। उस ख्याल ने उसे सिहरने पर मजबूर कर दिया। वो उसकी नफरत और ताने नहीं सह सकती थी। तेजी से बिस्तर से उठकर उसने इधर-उधर देखा। शावेज की काली शॉल सोफे पर पड़ी थी। आयमा ने झटपट वो शॉल उठाई और उसे अपने चारों ओर लपेट लिया। भागने की तैयारी करते हुए उसकी नज़र टेबल पर रखी कुछ किताबों पर पड़ी। वो यूनिवर्सिटी की किताबें थीं, शायद शावेज की पुरानी। आयमा के अंदर उसकी पुरानी तमन्ना जाग उठी। वो लपक कर अलमारी के पास गई। दरवाज़ा खोलते ही उसे एक बैग दिखाई दिया। फुर्ती से वो बैग उठाकर किताबें ठूंस दीं। अलमारी में लटका शावेज का टी-शर्ट और ट्राउज़र उठाकर जल्दी से उसने कपड़े बदले। वो साड़ी पहनकर भाग नहीं सकती थी। कुछ ही पलों में वो डीली टी-शर्ट और ट्राउज़र में थी। शॉल को फिर से अपने इर्द गिर्द लपेटते हुए उसने बैग कंधे पर डाला और खिड़की से बाहर कूद गई। उसका सांस तेज चल रहा था, दिल जोरों से धड़क रहा था, मगर अपनी इज्जत और जान उससे ज्यादा प्यारी थी। उसकी किस्मत अच्छी थी, हवेली के पिछवाड़े कोई नहीं मिला। दौड़ती हुई वो पिछले दरवाजे से बाहर सड़क तक पहुंच गई। एक लोकल गाड़ी में सवार होकर शहर पहुंचने में उसे कई घंटे लग गए। शुक्र था कि उसके पास हवेली से चुराए हुए कुछ पैसे थे। आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसे कुछ नहीं मालूम था। बस एक ही बात दिमाग में थी, हवेली और उन सारे रिश्तों से दूर जाना जो कभी भी उसका अतीत उसे याद दिला सकते थे। वो नफ़रत में नहीं जीना चाहती थी, वो जीना चाहती थी, सांस लेना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी। बैग में रखी किताबों की मौजूदगी महसूस करते हुए उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। एक गर्ल्स हॉस्टल के सामने ऑटो रुका और वो अंदर चली आई। हॉस्टल महंगा था, मगर आयमा के पास और कोई चारा नहीं था। अपने पास के पैसों में से आधे से ज्यादा देकर उसने 1 महीने का किराया जमा करा दिया और ठान लिया कि जल्दी ही कोई नौकरी तलाश करेगी। मगर उसे नहीं पता था कि वो शावेज अहमद, जिससे वो भाग रही थी, उसे ढूंढता हुआ यहीं तक पहुंच जाएगा। उसकी हल्की सी सिसकी शावेज अहमद के कान में पड़ी तो जो अभी तक बेहिस व बेतहाशा था, एकदम रुक गया। गहरी सांस लेकर उसने खुद को संभाला और धीरे से उससे दूर होकर एक कदम पीछे हटा। एक गहरी नज़र उसके गुलाबी होते चेहरे पर डालते हुए वो वॉशरूम की ओर चला गया। अंदर से उसका जोड़ा लाकर उसने आयमा की ओर बढ़ाया और खुद मुंह फेर लिया। आराम से कपड़े बदल लो, मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। उसकी बात पर आयमा ने भीगी नज़रों से उसकी ओर देखा। शावेज, जिसके पास तमाम हक़ थे, फिर भी चुपचाप पीछे हट गया था। आयमा उसके सामने पूरी तरह से बेबस थी। कांपते हाथों से उसने जल्दी से कपड़े ले लिए। ये कुछ जोड़े उसे नरमीन ने ही दिए थे। शावेज अहमद दीवार की ओर मुंह किए पल पल गिन रहा था। उसका धड़कता दिल उसे काबू में नहीं आ रहा था। फिर भी वो खुद पर जबरदस्त काबू रखे खड़ा रहा। जब वो पलटा तो देखा कि आयमा कपड़े बदल चुकी थी। शावेज की नज़रें उससे हट नहीं पा रही थीं, हर रंग जैसे उसी के लिए बना हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, मगर मुझे समझ नहीं आता कि तुम मुझसे भाग क्यों रही हो। लेकिन शायद ये तुम्हारा निजी फैसला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी माँ ने हवेली छोड़ने का फैसला किया था। उसके लहजे में कड़वाहट आ गई थी। आयमा ने घबरा कर उसकी ओर देखा। वो उसे उसकी माँ से क्यों जोड़ रहा था? क्या वो भी उसे बदचलन समझता है? ये ख्याल उसे अंदर तक हिला गया। तुम सिर्फ एक बार मेरे साथ हवेली चलो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। इतना भरोसा तो तुम मुझ पर कर ही सकती हो। सिर्फ एक बार, उसके बाद तुम मेरी तरफ से पूरी तरह आज़ाद हो। जहाँ जाना चाहो, मैं खुद तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। तुम पर किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं होगी। वो गहराई से और सच्चाई से कह रहा था। आयमा का दिल एक पल को डोल गया। उसने घड़ी देखी, इंटरव्यू का समय निकल चुका था। गहरी सांस लेते हुए उसने जैसे खुद को हालात के हवाले कर दिया।
वो उससे बच नहीं सकी थी। इतनी कोशिशों के बावजूद शावेज ने उसे चंद दिनों में ढूंढ निकाला था। वो जानती थी, न तो उसके पास उसकी माँ और खाला जैसी चालाक अकद्ल थी और न ही वैसी किस्मत। चुपचाप सिर पर दुपट्टा ओढ़ते हुए उसने हामी भर दी। शावेज कुछ पल उसे गहराई से देखता रहा, फिर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। आयमा ने अलमारी से उसका काला बैग उठाया। ये उसी की चीज़ थी, और अब जब हवेली जा ही रही थी तो उसे ये बैग लौटा देना चाहिए। पूरे रास्ते गाड़ी में खामोशी रही। शावेज ने उससे कोई बात नहीं की। गाड़ी हवेली के सामने रुकी तो आयमा का दिल जोर से धड़क उठा। कहीं वो उसे अंदर ले जाकर फिर से कैद तो नहीं कर देगा। मगर शावेज गाड़ी से उतरकर बस उसकी ओर देख रहा था। आओ मेरे साथ, उसे अपनी ओर देखते पाकर उसने कहा। आयमा चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। गलियारों से गुजरते हुए वो सीधे एक कमरे की ओर जा पहुंचा। यह कमरा बंद था। धीरे से दरवाजे पर दस्तक देकर वह अंदर दाखिल हुआ और उसके पीछे पीछे आयमा भी भीतर चली आई। कमरे का माहौल हल्का सा अंधकारमय था। सामने बिस्तर पर एक बुजुर्ग शख्स लेटा था। उनके सिर और दाढ़ी के बाल पूरी तरह से सफ़ेद हो चुके थे और साफ लग रहा था कि वह बहुत लंबे अरसे से बीमार थे। उनका जिस्म बेहद कमज़ोर हो चुका था। किसी की आहट पर उन्होंने कांपते हाथ अपनी आंखों तक ले जाकर देखने की कोशिश की। चाचा जान की तबीयत अब कैसी है, अम्मा जान? शावेज अहमद ने गंभीरता से पूछा। बिस्तर के पास खड़ी नईमा बेगम ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और ना में सिर हिला दिया, मगर दरवाजे पर खड़ी आयमा जैसे जड़ हो गई थी। उसके होठों ने बिन आवाज के बस इतना कहा, चाचा जान। वो धीरे धीरे चलते हुए बिस्तर के पास आई। ये मेरे चाचा इसरार अहमद हैं, और तुम्हारे वालिद। तुम्हारी माँ के चले जाने के बाद इनकी यही हालत हो गई है। मैंने इन्हें तुम्हारे बारे में बताया था। ये तुमसे मिलना चाहते थे। बस इसी वजह से मुझे तुम्हें वापस लाना पड़ा। शावेज की आवाज़ जैसे किसी दूर से आती हुई गूंज थी। आयमा की आंखों में नमी भरने लगी थी, हाथ कांप रहे थे। माँ ने हमेशा यही कहा था कि उसका बाप मर चुका है, लेकिन वो तो जिंदा था, और अब कांपते हाथों से उसे अपनी ओर बुला रहा था। वह 2 कदम और बढ़ी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि सामने लेटे इंसान को अब्बा जान कहकर पुकारे या बाबा। उसके जहन से सारे अल्फाज जैसे गायब हो गए थे। अगले ही पल वह बेतहाशा रोने लगी। न जाने कितनी देर तक वह यूं ही रोती रही, और जब इसरार अहमद ने कांपते हाथों से उसके सिर पर प्यार रखा तो उसे पहली बार एक सुकून सा महसूस हुआ। तभी शावेज ने कहा, चाचा जान की दवा का वक्त हो गया है और मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। आयमा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसका चेहरा भावहीन था। फिर उसने अपने पिता की ओर देखा। वहां बस सुकून था। और उसी पल आयमा ने एक फैसला किया। वह उठ खड़ी हुई। मुझे कहीं नहीं जाना। बरसों बाद मुझे मेरा असली घर मिला है। अगर तुम मुझे यहीं रखना चाहो तो ठीक, वरना मुझे तलाक दे दो। लेकिन अब इस हवेली से मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसके इन शब्दों पर नईमा बेगम के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान बिखर गई थी। कुछ दूरी पर खड़ा शावेज अहमद पहले तो हैरान रह गया, फिर उसने अपने होंठ भींच लिए। मैं जरा खाने का देख लूं, कहती हुई नईमा बेगम कमरे से बाहर निकल गईं। शावेज ने गहरी सांस ली और आयमा का हाथ थाम लिया। अगर ये सब तुम इसलिए कह रही हो कि तुम्हारे अब्बा जान को तकलीफा न हो, तो भूल जाओ। यहां उनकी देखभाल करने वालों की कोई कमी नहीं है। और अगर तुम वाकई जाना चाहती हो तो मैं तलाक के कागज़ भी तैयार करवा देता हूं। न जाने क्यों, ये कहते वक्त उसकी आवाज़ में एक अजीब सी तकलीफ थी। आयमा का दिल एक पल को कांपा। उसने एक बेबसी से भरी नज़र उस पर डाली। पहले मैं नहीं आना चाहती थी तो ज़बरदस्ती ले आए। अब मैं नहीं जाना चाहती तो ज़बरदस्ती निकालना चाहते हैं। क्या यही आदत है आपकी, सामने वाले को हर पल सज़ा देना? शावेज की आंखें आश्चर्य से फैल गईं, फिर उसके होंठों पर एक मुस्कान फैल गई। आयमा का शिकवा उसे अच्छा लगा था। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए जैसे माफ़ी मांग रहा हो। जो हुक्म सरकार का। अब जब जाना नहीं चाहती तो चलो मेरे कमरे में आने की तैयारी करो। वैसे भी निकाह तो हो ही चुका है, बस रुखसती की रस्म बाकी है। उसकी आवाज़ में शरारत थी। उसकी आंखों की गहराई भांपकर आयमा 2 कदम पीछे हटी, मगर अब उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट थी। और उसी रात वह नईमा बेगम के शादी वाले लहंगे में दुल्हन बनी शावेज के कमरे में थी। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो देखा वह हाथ में कंगन लिए खेल रही थी।
ये कंगन तुम्हें किसने दिए? शावेज की बात अधूरी रह गई क्योंकि आयमा मुस्कुराई। अम्मी जान के हैं, हवेली छोड़ते वक़्त यही यहीं रख गई थीं। ताई जान ने मुझे दिए और कहा था कि ये अब मेरे हैं। वो बड़े नाज से मुस्कुराई। शावेज की मुस्कान और गहरी हो गई। तो फिर अगर ये कंगन ले लिए हैं तो मुंह दिखाई का तोहफा लेने की जरूरत नहीं है ना? वह मुस्कुराता हुआ उसके सामने बैठा। आयमा ने उसे हैरानी से देखा। पूरे गांव के सरदार हैं आप, इतने अमीर, और बीवी को तोहफा देते वक्त सौदा कर रहे हैं? इस पर शावेज जोर से हंस पड़ा। फिर धीरे से अपनी जेब से एक लाल मखमली डिब्बी निकालकर आयमा के सामने रख दी। तोहफे की क्या बात करती हो? मैं तो पूरा का पूरा तुम्हारा हूं। चाहो तो आजमा कर देख लो। वह हल्के से उसकी ओर झुका। आयमा के गाल सुर्ख हो गए, मगर इस बार उसके होठों पर मुस्कान थी, क्योंकि अब उसने दिल से सरदार शावेज अहमद को अपना लिया था। वह अपने घर लौट आई थी और अब दोबारा कहीं नहीं जाना चाहती थी।